सब लोग तैयार हैं? चलो, आज हम लोग पढ़ते हैं इम्यून सिस्टम। इसको पढ़ाएं इससे पहले एक शब्द जानो, इम्यूनिटी क्या होता है। इम्यूनिटी इम्यूनिटी माने होता है प्रतिरोधक क्षमता, विरोध करने की क्षमता, लड़ने की शक्ति। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम अपना एक हाथ से खून निकालें और दूसरे में चढ़ाएं तो कभी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर किसी गैर इंसान का ब्लड बिना मैच कराए ट्रांसफ्यूजन करा लिया तो ये संभावना है कि हमारे प्राण भी चले जाएं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में सेल्फ और नॉन सेल्फ मैटर को डिस्टिंग्विश करने की क्षमता होती है, और ये नॉन सेल्फ मैटर कुछ भी हो सकता है। नॉन सेल्फ मैटर वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, डस्ट पार्टिकल हो सकता है, पॉलन ग्रेन हो सकता है, कोई टिश्यू ग्राफ्ट हो सकता है, या कोई बायोमोलिक्यूल हो सकता है। तो हम ये कह रहे थे कि हमारे शरीर में सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिस्टिंग्विश करने की क्षमता होती है, और नॉन सेल्फ मैटर का हमेशा विरोध करता है, और इसी विरोध करने की क्षमता को कहते हैं इम्यूनिटी। एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू रेजिस्ट नॉन सेल्फ मैटर्स इज कॉल्ड इम्यूनिटी। एनसीईआरटी भी यही कहती है कि एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट डिजीज काजिंग एजेंट कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। बात एक ही है, वो किताब है इस तरह से। और ये जो इम्यूनिटी होती है हमारे अंदर, जो बीमारियों से लड़ने की शक्ति होती है, स्वयं दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर एक, इनेट इम्यूनिटी, और नंबर दो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो बीमारियों से लड़ने की शक्ति हमारे अंदर दो तरह की होती है। ये जो इनेट इम्यूनिटी होता है, इसके लिए ये कहा जाता है कि प्रेजेंट सिंस बर्थ, अर्थात बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति हमारे अंदर जन्मजात होती है, या कह सकते हैं इसमें वो चीजें हमें सुरक्षा देंगी जो जन्म से मौजूद होती है। तो ऐसी क्षमता को तो कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्चुअली एक्वायर करना मतलब होता है अर्जित करना। जैसे नहीं लैमार्क के केस में सुना होगा, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अलग बात, कोई गलत कॉन्सेप्ट था वो। तो एक्वायर करना माने होता है अर्जित करना, और अर्जित कोई चीज हम जन्म के बाद करते हैं। इसलिए इसके लिए कहा जाता है कि बीमारियों से लड़ने की वो शक्ति जो डेवलप्स आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद जो बीमारियों से लड़ने की शक्ति आती है, उसको हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो ये इनेट इम्यूनिटी होती है, हम तो बताते हैं कि जो चीजें हमारे अंदर जन्म से हैं, ज्यादातर वो चीजें हमें माँ बाप से मिली। जैसे दो आंख हैं, दो कान हैं, और जो चीज हमें माँ बाप से मिली वो हम भी अपने बच्चों को देंगे, रोक नहीं पाएंगे, है ना। तो यही इसकी खास बात होती है कि ये वाली इम्यूनिटी, ये वाला सुरक्षा तंत्र हमारे बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी जाता रहता है, अर्थात इट इज इनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है। और इसके लिए अब जैसे मान लो हमने
डॉक्टरी की डिग्री, एमबीबीएस की डिग्री खुद हासिल की, अर्जित की, तो ये डिग्री हमारे बच्चों में नहीं जाएगी। जो चीज़ें हम एक्वायर करते हैं उनकी वंशागति नहीं होती है, जैसा लाइमार्क कहते थे। तो इसलिए हमने तुमसे कहा था कि इसके लिए कहा जाता है कि इट इज नॉन इनहेरिटेबल। इसमें जो भी हमें सुरक्षा देगा वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाएगा, इंसान के संग खत्म हो जाएगा। ये जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है, चूंकि इसमें वो सुरक्षा देता है जो जन्म से है, जैसे हमारी स्किन। तो बात यह है कि स्किन वायरस की एंट्री को रोकेगी कि बैक्टीरिया की? नहीं, स्किन वायरस की भी एंट्री को रोकेगी, बैक्टीरिया की भी एंट्री को रोकेगी, डस्ट पार्टिकल की भी एंट्री को रोकेगी, किसी भी चीज की एंट्री को रोकेगी। इसलिए कहा जाता है कि जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है इट इज नॉन स्पेसिफिक। ये किसी पर्टिकुलर पैथोजन से सुरक्षा नहीं देती है, तमाम सारी चीजों से सुरक्षा दे सकती है। और जो एक्वायर्ड है ये, अब इसमें क्या है, जैसे मान लो हमने तुम्हें पोलियो का वैक्सीन दिया, ऐसा लगता पोलियो को वैक्सीन देकर हमने तुम्हें पोलियो के अगेंस्ट सुरक्षा एक्वायर करा दी। तो पोलियो को वैक्सीन दिया तो वो सिर्फ पोलियो के वायरस से ही तुम्हारी सुरक्षा करेगा, हेपेटाइटिस या किसी दूसरी बीमारी से नहीं करेगा। एक स्पेसिफिक पैथोजन से ही सुरक्षा देगा। इसलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए कहा जाता है कि इट इज स्पेसिफिक टाइप। ये स्पेसिफिक होती है। ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है, अब बात यह है कि इसमें आखिरकार हमको सुरक्षा देता कौन है ना? इसमें सुरक्षा कौन देगा? मीडिएटेड बाय। इसमें हमें आखिर सुरक्षा देगा कौन? तो इसको समझाएं, इसके लिए हम एक छोटे से डायग्राम की मदद ले रहे हैं। मान लो ये है हमारा शरीर, ये है शरीर। है ना? ऐसे तो पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। छोटा सा डायग्राम बना लिया और समझने के लिए हमने मान लिया कि ये है हमारी बॉडी सेल, इनके बीच भरा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड, ईसीएफ। ठीक है ना? अब देखते हैं हमें इन्नेट इम्यूनिटी में आखिर सुरक्षा देता कौन है। तो हम ये बताते हैं कि मान लो चलो ये बैक्टीरिया है, अरे ठीक है इसको बैक्टीरिया मान लो, ऐसे ही बना लिया, चूहा है। लेकिन सपोज करो ये बैक्टीरिया है और इस शरीर में घुसना चाहता है, इस महल में घुसना चाहता है, तो सबसे पहले कौन रोकेगा? तो सबसे पहले तो ये इस महल की बाउंड्री वाल ही इसको रोकेगी। तुमने देखा भी होगा कि हम लोग चाहे जितने कम कपड़े पहने क्यों ना घूमते रहें, जल्दी इन्फेक्शन नहीं होता है। बैक्टीरिया इधर से हमारे शरीर में जल्दी घुस नहीं पाता है कि नहीं? लेकिन हम एक बात कहते हैं कि अगर बैक्टीरिया इस बिल्डिंग में, इस महल में घुसना ही चाहता है तो जरूरी है वो इधर से घुसे। वो इधर से घुस जाए, 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 वो इधर उधर से घुस जाए, तमाम सारे रास्ते पड़े। हाँ, बैक्टीरिया घुसने की कोशिश भी करता होगा, उसने कोशिश भी करता होगा। थोड़ा सा बिगाड़ लें क्योंकि डायग्राम के ऊपर डायग्राम नहीं बनता है। चलो ये है मान लो हमारा सिस्टम। माउथ ऐसे तो यहां पे होता है लेकिन थोड़ा सा
बाहर बनाए ले रहे ताकि समझाने में आसानी हो जाए। तो मान लो बैक्टीरिया इधर से घुसने की कोशिश करता है, करेगा भी, और ये बात भगवान को पता भी थी। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, ये शरीर के जितने भी एंट्री पॉइंट है ना, चाहे बक्कल कैविटी वाला हो, चाहे नॉस्ट्रिल्स हो, चाहे आईज हो, आर्टरी कैनाल हो, ये प्रत्येक एंट्री पॉइंट पे भगवान ने कोई ना कोई गनर तैनात कर दिया, कोई चौकीदार बना दिया। और तुम जानते भी होगे बक्कल कैविटी, इसमें खुलती है सलाइवरी ग्लैंड और उनसे निकलता है सलाइवा, और सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। नाम कितना सुंदर है, लाइसोजाइम अर्थात लिसिस कर देने वाला एंजाइम, गला देने वाला एंजाइम। इसका नाम बताता है कि अगर हम बैक्टीरिया के संपर्क में आए तो बैक्टीरिया को गला डालेंगे, मार डालेंगे। और ये लाइसोजाइम इसलिए हमने तुमसे कहा था कि ये भगवान ने हर एंट्री पॉइंट पे कोई ना कोई गनर बैठा रखा है। अर्थात ये लाइसोजाइम सिर्फ सलाइवा में ही नहीं पाया जाता है, टीयर्स में भी पाया जाता है, यहां तक कि सीमेन में भी पाया जाता है। तो इस तरह से ये लाइसोजाइम मार देगा बैक्टीरिया को। सोचो जरा, मान लो लाइसोजाइम चूक गया, बैक्टीरिया इससे बच गया, है कि नहीं? लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारता है, इसका तुम्हारे पास सबूत है। तुमने देखा होगा कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा आराम से तसल्ली से भोजन 32 बार चबा चबा किया करो। इसलिए कहते हैं ताकि रोटी के टुकड़ा के अंदर अगर बैक्टीरिया छुपा है तो वो जब हम भोजन चबाएंगे, मैस्टिकेट करेंगे, उसमें अच्छे से सलाइवा मिक्स हो जाएगा तो बैक्टीरिया सलाइवा के संपर्क में आ जाएगा और मारा जाएगा। अरे भाई, कुत्ता तो अपना घाव चाट चाट के ही ठीक कर लेता है। तो हम ये कह रहे थे कि यहां तो एक लाइसोजाइम मार देगा, और मान लो बैक्टीरिया इस लाइसोजाइम की नजर से बच गया तो भगवान ने रिस्क नहीं लिया, ये गिरते हुए आएगा यहां तेजाब में, है कि नहीं? तेजाब जो इतना खतरनाक है, किसी इंसान को जला दे तो बैक्टीरिया की औकात क्या है। तो जैसे ही बैक्टीरिया इस तेजाब में आके गिरेगा, मारा जाएगा और हम बीमार होने से बच जाएंगे। इस तरह से ये जो स्टमक में एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या गैस्ट्रिक एसिड, ये बैक्टीरिया से मारेगा। एक बात और भी है, तुमने कभी इपीथीलियम का नाम सुना? चाहे इपीथीलियम कह दो और चाहे उसको कह दे कवरिंग इपीथीलियम, है ना? कवरिंग इपीथीलियम। और कवरिंग इपीथीलियम का नाम बताता है कि हम कवरिंग बनाएंगे, घटिया भाषा में बोले तो छिलका बनाएंगे। कहां पाई जाती है? उसका नाम ही बताता है कि जहां पृष्ठ होगा वहां हम, जहां सरफेस होगा वहां हम पाए जाएंगे। जैसे मान लो ये बॉडी सरफेस है तो इसके ऊपर भी एपिडर्मिस नाम की इपीथीलियम पाई जाती है। जहां सरफेस वहां एपिथीलियम। हाँ, ये अलग बात है कि जितने ठोस बॉडी ऑर्गन है, मान लो जैसे ये बुकलेट है, अभी ठोस है, तो इसके ऊपरी सरफेस पर दाएं बाएं नीचे हर तरफ ये रंगीन पेज अर्थात कवरिंग एपिथेलियम है। तो जितने सॉलिड बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मान लो सपोज कर लो कि आलू जो है, उबला हुआ आलू जो है वो सॉलिड है, तो उसके सिर्फ बाहरी सरफेस पर छिलका होता है। लेकिन जितने ट्यूबुलर बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, चलो इसी को ट्यूब बना देते हैं। अब देखो क्या है, तो ये जो रंगीन पेज था ये इसके आउटर सरफेस पर भी है और इनर सरफेस पर भी है ना? तो जितने ट्यूबुलर बॉडी ऑर्गन हैं उनमें बाहरी और अंदरूनी दोनों सरफेस पर कवरिंग एपिथेलियम पाई जाती है। अब इसमें भी एक बात है, जो ट्यूबुलर ऑर्गन डायरेक्ट जिनका बाहरी वातावरण से संबंध होता है, उनकी इनर लाइनिंग से थूक जैसा, म्यूकस जैसा लेवलेवा फ्लूइड निकलता है, इसलिए उसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। और जिन ट्यूबुलर ऑर्गन का डायरेक्ट बाहरी वातावरण संबंध नहीं होता है, उनसे पानी जैसा पतला फ्लूइड निकलता है। सीरस फ्लूइड सिक्रीशन करने के चक्कर में उनको सिरोसा कहते हैं, और थूक जैसा लेवलेवा फ्लूइड सिक्रीट करें तो म्यूकोजा कहते हैं। तो अगर
कोई बैक्टीरिया मान लो बैकल कैविटी की दीवार से घुसना चाहता है, नॉस्ट्रिल्स से घुसना चाहता है, तभी तुमने देखा होगा कि बच्चे ज्यादा धूल मिट्टी में घूमते हैं तो उनके ज्यादा नेजल सिक्रीशन होता है। मेन उद्देश्य है कि डस्ट पार्टिकल बैक्टीरिया को इसी म्यूकस में ट्रैप कर लेना। इस तरह से हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि स्किन तो रोकती है, साथ साथ जितने हमारे ट्यूबुलर बॉडी ऑर्गन हैं, चाहे वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो, चाहे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो, चाहे यूरोजेनिटल ट्रैक्ट हो, इनकी जो इनर लाइनिंग होती है जिसको कि हम म्यूकोजा कहते हैं, इनसे निकलने वाला म्यूकस भी फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है और हमारी सुरक्षा हो जाती है। तो हम यही बता रहे थे कि आखिरकार इन्नेट इम्यूनिटी में हमको कौन सुरक्षा देता है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर कौन आएगा इसमें? महल की दीवार और इस तरह के ट्यूबुलर ऑर्गन की इनर लाइनिंग, है ना। तो इसमें फिजिकल बैरियर में आएंगे स्किन और साथ ही साथ चाहे म्यूकस मेम्ब्रेन कह दो या म्यूकोजा, बातें की है किसकी? म्यूकोजा ऑफ जितने भी ट्यूबुलर बॉडी ऑर्गन्स है, म्यूकोजा ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, म्यूकोजा ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और साथ ही साथ म्यूकोजा ऑफ यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। इस तरह से तो ये सबसे पहले तो ये हमारे शरीर में एंट्री को रोकेंगे। हालांकि अभी हम तुम्हें कुछ और चीजें भी बताए थे, जैसे लाइसोजाइम, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी रोकते थे। हाँ, उनको मिलाकर हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर, है ना। एक बार फिर से बताना कौन कौन था। नंबर 1 लाइसोजाइम, कहां पाया जाता था? लाइसोजाइम ऑफ सलाइवा, लाइसोजाइम ऑफ टीयर्स, यहां तक कि सीमेन। ठीक ना, ये मदद करेगा। और हमने कहा था कि मान लो सलाइवा चूक गया तो बैक्टीरिया यानी कि पैथोजन पहुंच जाएगा स्टमक में, तब वहां पर कौन मदद करेगा? गैस्ट्रिक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चाहो तो गैस्ट्रिक एसिड कह दो। इस तरह से ये बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है, हमने बताया तो इसमें जितने लिक्विड फॉर्म में हैं, जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, वो आते हैं ज्यादातर। जैसे मान लो, ठीक है, एज ए बैरियर तो काम करती ही है स्किन। मान लो बैक्टीरिया आके स्किन पे चिपक भी गया, फिर तो हम तुम्हें बताएंगे कि हमारी स्किन में 2 ग्लैंड पाई जाती। एक से निकलता है पसीना, स्वेट ग्लैंड यानी कि स्यूडोरिफेरस ग्लैंड, और साथ साथ कुछ ऐसी ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं जिनसे ऑयली फ्लूइड निकलता है। क्या कहते हैं उनको? हाँ, सेबेसियस ग्लैंड, और उनसे निकले ऑयली फ्लूइड को सीबम कहते हैं। तो वो भी तो चिपका लेता है, और जो पीएच भी एसिडिक होती है, बैक्टीरिया मारा जाता है। तो इस तरह से तुम यहां फिजियोलॉजिकल बैरियर में लिख सकते हो कि हमें साथ साथ मदद करती हैं स्वेट एज वेल एज सीबम, और भी तमाम। जरा सोच के देखो कि जो ऑडिटरी कैनाल है, भगवान ने इसको स्ट्रेट नहीं बनाया, ये कर्व्ड ट्यूब। ऐसा क्यों किया? ऐसा भगवान ने इसलिए किया कि जब हवा इंटर करे, हवा के साथ डस्ट पार्टिकल इंटर करे, तो वो पहले कान की दीवार से टकराए। और इसी ऑडिटरी कैनाल की इनर लाइनिंग में भगवान ने यहां पर भी कुछ ग्लैंड बनाई, जिससे वैक्सी सब्सटेंस निकलता है। क्या कहते हैं? हाँ, ईयर वैक्स या सेरोमेन।
तो वो भी बैक्टीरिया को चिपका लेता है और हम लोग फुर्सत में बैठते हैं उसको साफ करके निकालते रहते हैं। इस तरह वो भी हमें सुरक्षा देता है। तो चाहो तो तुम यहां पर लिख सकते हो हमको सुरक्षा देता है कौन? सेरोमेन, ये भी देता है। साथ साथ कह सकते हो वैजाइनल सिक्रीशन, ये भी सुरक्षा देता है ना। तो जितने ये बॉडी फ्लूइड्स होते हैं ये भी हमारे शरीर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैथोजन की एंट्री को रोकते हैं और ये सब कहलाते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये वाला कहलाता था फिजिकल यानी कि एनाटॉमिकल बैरियर। बात अभी खत्म नहीं हुई। अब हमने तुमसे एक बात कही कि मान लो ये जो बैक्टीरिया था, एक बार फिर से डायग्राम बना लें। मान लो अब ये समझो कि ये बैक्टीरिया था और ऐसे तो हमारी बॉडी वाल से अंदर नहीं घुस पाता था, इंटैक्ट बॉडी वाल से ना। लेकिन सोचो किसी ने लाठी मार दी, चाकू मार दिया। लाठी या चाकू मार दी तो ऐसा लगता है कि स्किन का ये महल की बाहरी बाउंड्री वाल टूट गई, दुश्मन अंदर आ जाएगा। चलो मान लिया कि बैक्टीरिया यहां पे आ गया। अब क्या होगा? अब अगर ये दुश्मन अंदर आ गया, अगर ये एंटीजन अंदर आ गया, एंटीजन किसको कहते हैं? तो हम कहा करते हैं कि एनी फॉरेन बॉडी इज कॉल्ड आतंकवादी। हाँ, ऐसा कोई भी इंसान जो तुम्हारे देश में बिना पासपोर्ट वीजा के आ जाए वही आतंकवादी है। एनी फॉरेन बॉडी इज कॉल्ड एंटीजन। और अगर ये दुश्मन देश के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए शरीर के अंदर आ गया तो गड़बड़ी फैलाएगा। तो हम पागल नहीं हैं। हमने क्या कर रखा है, यहां बीएसएफ के जवान बना रखे, प्रत्येक बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान तैनात कर दिए। और इन बीएसएफ के जवानों का नाम है मैक्रोफेजिज। अब फेजिज लिखो चाहे फेज लिखो तो एक वचन बहुवचन का अंतर है। तो इनको कहते हैं, बीएसएफ के जवान को कहते हैं मैक्रोफेजिज। और ये जाएंगे इस दुश्मन को रसगुल्ला की तरह उठा के खा जाएंगे। जब कोई सेल किसी सॉलिड का इंटेक करती है तो इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और अगर लिक्विड का इंटेक करती है तो इसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। घटिया भाषा में बोले तो फैगोसाइटोसिस अर्थात सेल ईटिंग और पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग। इस तरह से ये मैक्रोफेजिज इसको खा जाएंगे। मान लो कहीं ऐसा हो जाए, कहीं ऐसा हो जाए कि ये दुश्मन आ जाए ज्यादा मात्रा में, हाई डोज में, और सैनिक कम पड़ जाए, तब क्या होगा? तो ब्लड को संदेश दिया जाता है। और तुमने सुना होगा ब्लड में तमाम प्रकार की सेल्स होती हैं। ब्लड में ऐसे सुना होगा तमाम प्रकार की सेल होती हैं। आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं ना। जब तुम्हें ब्लड पढ़ाएंगे, खूब डिटेल में पढ़ाएंगे, तो उस समय बताएंगे कि डब्ल्यूबीसी स्वयं दो कैटेगरी बांटी जाती हैं। कौन कौन सी?
ग्रैनुलोसाइट्स, ये ग्रैनुलोसाइट्स, ये ब्लड पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि इनका साइटोप्लाज्म जो है ग्रैनुलर होता है, इनका विदाउट ग्रैन्यूल्स होता है। जब ग्रैनुलोसाइट पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे इसमें स्वयं आता है कौन कौन, यूसिनोफिल, और बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। हालांकि जब ए ग्रैनुलोसाइट पढ़ाएंगे तब भी बताएंगे इसमें आती हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। जो ये यूसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, इनका साइटोप्लाज्म तो दानेदार है ही, ग्रैनुलर है ही, लेकिन इनका जो न्यूक्लियस होता है वो भी अलग अलग मॉर्फोलॉजी दर्शाता है। किसी का बाइलोब्ड होता है, किसी का ट्राइलोब्ड होता है, किसी में 3 to 7 लोब्स हो सकते हैं। मतलब इनका जो न्यूक्लियस है वो पॉलीमॉर्फिज्म दर्शाता है, बहुरूपिया टाइप का है, पॉलीमॉर्फिज्म। इसलिए ग्रैनुलोसाइट को मिला के कभी कभी हम लोग ये भी कह देते हैं, क्या, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। न्यूक्लियस बहुरूपिया है इसलिए इनको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। तो बात यह है कि जब ये दुश्मन मैक्रोफेज इसको नहीं मार पाई तो ब्लड को सूचना जाती है, और ब्लड में जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, ऐसे तो हम तुम्हें बताएंगे स्मॉलेस्ट WBC, मोनोसाइट लार्जेस्ट होती हैं। और ये दोनों फैगोसिटिक सेल होती हैं, फैगोसिटिक सेल होती है। तो तुमने कई बार पिक्चरों में देखा होगा कि जब कहीं रामगढ़ में अटैक करने जाना होता है, हमला करने जाना होता है, तो डायरेक्ट गब्बर सिंह जाता है कि कालिया, सावा, छोटे छोटे बदमाश, छोटे छोटे बदमाश पहले जाते हैं, बड़ा वाला बदमाश तो आखिरी सीन में जाता है। तो ब्लड में क्या होता है, सबसे पहले जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो आती है। इधर कैपिलरीज की दीवार में माइन्यूट पोर होते हैं और इनसे स्क्वीज करके बाहर निकल आती है। वैसे स्क्वीज करके निकल के बाहर आने को कहते हैं डायापेडेसिस। और ये न्यूट्रोफिल्स इसको मार डालती है, इसका काम तमाम कर देती है। हाँ, अगर ये भी चूक जाए, ये भी हार जाए, तो फिर इस पिक्चर का अर्थात सबसे बड़ा वाला बदमाश आएगा। कौन आएगा? मोनोसाइट। इस तरह से मैक्रोफेजिज के साथ साथ हमको न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट भी सुरक्षा देती है। बात समझते ना? चूंकि ये सब सेल है, इसलिए इन सबको मिला के हम कहेंगे सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर एक बार बताना तो कौन कौन आया था इसमें। एक तरफ आएगा मोनोसाइट, सबसे पहले मैक्रोफेजिज, फिर न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, अर्थात पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। कौन? न्यूट्रोफिल। और चाहो तो साथ ही साथ यहां पर मोनोसाइट। मोनोसाइट पास होता ना। तो इस तरह से फिर याद रखना कि वो सुरक्षा व्यवस्था जो इस बॉडी में, इस महल में दुश्मन की एंट्री को रोकती है, जैसे हमारी बॉडी वाल, स्किन और साथ साथ इनर लाइनिंग ऑफ ट्यूबुलर ऑर्गन्स, ये सब मिलकर जो दुश्मन की महल में एंट्री रोक दें, वो सब मिलकर कहलाते हैं प्रथम सुरक्षा चक्र, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। लेकिन जब बॉडी में अंदर आ गया, किसी भी तरह से स्किन रप्चर हो गई और दुश्मन महल के अंदर आ गया, तो लड़ाई किसने लड़ी थी?
बीएसएफ के जवान मतलब मैक्रोफेजेज ने, और साथ साथ कुछ ब्लड सेल्स ने। ठीक, इनको हमने कह दिया सेलुलर बैरियर। अच्छा, एक और बात बताएं कि जब शरीर में दुश्मन आया तो जरूरी थोड़ी था कि वो बैक्टीरिया ही हो, वायरस हो सकता है। और जब वायरस शरीर में आ जाता है तो हम बताएं जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती है उनसे ग्लाइकोप्रोटीन निकलती है, और वो ग्लाइकोप्रोटीन का नाम होता है इंटरफेरॉन। क्या नाम होता है? इंटरफेरॉन। नाम कितना सुंदर है। इनका नाम बताता है कि ऐसे केमिकल हैं जो किसी काम में इंटरफेरेंस कर देंगे, दखलंदाजी कर देंगे, इंटरफेयर कर देंगे। तो बताते हैं जो इंटरफेरॉन्स होती हैं ये वायरस इन्फेक्टेड सेल से निकलती हैं, और आस पड़ोस की जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, अनअफेक्टेड सेल्स होती हैं, हेल्दी सेल्स होती हैं, उनमें वायरस के मल्टीप्लिकेशन में दखलंदाजी कर देती है। तो ये भी हमको सुरक्षा देंगे। इनको कह देंगे साइटोकाइन बैरियर। इसमें आएंगी इंटरफेरॉन्स। बात समझते ना? ऐसा नहीं और चीजें, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में इतना ही है, लेकिन और भी चीजें हैं जो हमको सुरक्षा देती। जैसे कहा जाता है इन्फ्लेमेटरी बैरियर। इन्फ्लेमेटरी बैरियर, इन्फ्लेमेशन का नाम सुना? हम लोग ऐसे ही गांव में तो ऐसे ही बोल देते हैं इन्फ्लेमेशन माने सूजन, लेकिन जब तुम डॉक्टर बनोगे तब देखोगे कि अगर तुम्हें इन्फ्लेमेशन माने क्या होता है समझना है तो अपने शरीर में कहीं लाठी मार के देख लो, और जो कुछ हो जाए वही इन्फ्लेमेशन। तुम देखोगे जहां पे लाठी मार दी वहां पे लाल पड़ जाएगा, क्योंकि उस एरिया की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। तो पहला लक्षण होता है, सिम्टम होता है रेडनेस। फिर वहीं पे जहां पे लाठी पड़ी वहां पे छूना, और सिमेट्रिकली दूसरी जगह छूना, तो लगेगा कि यहां पे टेम्परेचर कुछ ज्यादा है, अर्थात रेडनेस के बाद हॉटनेस। फिर सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग, दर्द होता है, पेन, और ये एरिया काम भी नहीं करता है, लॉस ऑफ फंक्शन, साथ में फीवर। खैर तुम छोड़ो, तुम ये घटिया बात समझानो कि इन्फ्लेमेशन माने होता है सूजन। ये भी हमको सुरक्षा देती है, इन्फ्लेमेशन भी। कैसे सुरक्षा देती? जब तुम्हें हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे उस समय एक लिम्फेटिक सिस्टम भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना? और उस समय बताएंगे कि शरीर के कुछ ऑर्गन को छोड़ दिया जाए, जैसे ब्रेन है, बोन मैरो है, तो लगभग भगवान ने सभी ऑर्गन्स के अंदर कुछ इस तरह की ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स बनाई, और इनको कहते हैं लिम्फ वेसल। हालांकि उससे पहले लिम्फ कैपिलरीज भी होती हैं, और जो ये लिम्फ कैपिलरीज होती हैं ये ब्लड कैपिलरीज से मोर परमेबल होती है। जब सूजन आती है, देखना कहीं सूजन आएगी तो वहां पर ऐसा लगता है स्किन टाइट होने लगती है, नतीजा वहां पर एक एक्सटर्नल प्रेशर पड़ने लगता है। और जब एक्सटर्नल प्रेशर पड़ता है तो ये जो लिम्फेटिक होती है, जो कि ब्लड कैपिलरी से मोर परमेबल होती है, ये कंप्रेस हो जाती है। ऐसे कंप्रेस हो गई, जिससे ब्लॉक हो गई, और ये दुश्मन, ये पैथोजन इस लिम्फेटिक्स के थ्रू, मेजर वेन्स के थ्रू पूरे शरीर में नहीं पहुंच पाता है। लिम्फेटिक्स आगे चल के किसी मेजर वेन में खुलती हैं, तो इस तरह से ये पैथोजन पूरे शरीर में स्प्रेड होने से बच जाता है, हमको सेप्टिसीमिया होने से बच जाती है। एक बात। दूसरी बात सोचो, सूजन आई ही क्यों है? एक्चुअली जहां पर चोट लगती है वहां पर ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, इसलिए रेडनेस हो जाती है, और वहां पर ब्लड कैपिलरी से फ्लूइड निकल कर बाहर आने लगता है। जो सेल्स के बीच में स्पेस होता है, जिसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, यहां पर फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है।
सुना होगा, एक्युमुलेशन ऑफ सबक्यूटेनियस फ्लूइड इज कॉल्ड एडिमा। यहां पर फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है। और तुम भी जानते हो कि किसी भी सोल्यूशन में अगर पानी बढ़ा दें, सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा, कंसंट्रेट डाइल्यूट हो जाएगा। तो अगर इस पैथोजन ने यहां पर कोई टॉक्सिन्स रिलीज किए थे, तो फ्लूइड की मात्रा बढ़ने से वो डाइल्यूट हो जाते हैं, जिससे उनका असर कम हो जाता है। तो इस तरह से हमको इन्फ्लेमेटरी बैरियर भी सुरक्षा देते हैं। बात समझ ना, तमाम चीजें हैं ऐसी, जैसे मान लो फीवर, ये भी सुरक्षा देता है। फीवर, जब कहीं चोट लगती है तो हमारे अंदर कुछ पायरोजन निकलते हैं और उससे बुखार आता है। बुखार आने से हमको दो फायदा होते हैं। एक तो क्या होता है, जो ये जो पैथोजन था इसकी मल्टीप्लिकेशन रेट घट जाती है, ये अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाता है। और साथ ही साथ जो हमने बीएसएफ के जवान अर्थात माइक्रोफेजेस बताई थी, इनमें फैगोसाइटोसिस की क्षमता बढ़ जाती है, ये मोर एक्टिव हो जाती है। तो एक तरफ तो दुश्मन अपनी संख्या नहीं बढ़ा पा रहा, और दूसरा हमारे बीएसएफ जवान उसको जल्दी मार डालते हैं, नतीजा हमारा इस दुश्मन पर जल्दी जीत हो जाती है। इस तरह से फीवर भी हमको सुरक्षा देता है। हालांकि एक और चीज भी होती है, जगह नहीं अब नहीं लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। माना जाता है कि हमारे ब्लड में अप्रॉक्स 30 एंजाइम का एक ग्रुप होता है, और वो एंजाइम होते हैं निष्क्रिय, इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन जब पैथोजन जाता है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से वो एक्टिव हो जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, बोले कोई पैथोजन आ गया, तो जब वो एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं तो बैक्टीरिया की वॉल में वो पोर बना देते हैं, छेद कर देते हैं, और यहीं से फ्लूइड अंदर आता है। और वही होता है जैसे किसी गुब्बारे में अति से ज्यादा हवा भरती जाए तो क्या होगा, गुब्बारा फट जाएगा, अर्थात बैक्टीरिया बस्ट हो जाता है और हम बीमार होने से बच जाते हैं। इस तरह से तमाम सी चीजें भाग लेती हैं। लेकिन याद रहे कि जो जो सुरक्षा व्यवस्था इस महल में, इस बॉडी में दुश्मन की एंट्री को रोकते हैं, वो हमेशा प्रथम सुरक्षा चक्र कहलाते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाते हैं। और जो टिश्यू में आने के बाद हमको सुरक्षा देते हैं वो सदा कहलाते हैं, वो हमारे शरीर का द्वितीय सुरक्षा चक्र है। अर्थात इन सबको मिलाकर हम कहते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। क्या कहते हैं इनको? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस काम करेगा, और अगर ये हार जाए तो फिर एक्शन में आ जाता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। बात समझते ना? अब बताइए थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, देखते जरा ये कब काम करता है। जैसे तुमने देखा हो कि मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, या बॉर्डर फिल्म देखी हो, रात भर युद्ध चलता रहा, लेकिन दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग में सेना बुलाएगी, वायुसेना बुलाएगी। ऐसे ही होता है। इसमें कौन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में कौन काम करता है? मीडिएटेड बाय तो हम तुम्हें दिखाएंगे कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में काम करती हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट अभी ब्लड पढ़ाया था तो बताया था थोड़ा सा कि ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट, और ए ग्रैनुलोसाइट में दो सेल्स बताई थी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। और जो लिम्फोसाइट होती है स्वयं दो प्रकार की होती है। चलो अच्छा यहीं पे लिख दें, कौन कौन सी? टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ये कैसे काम करती हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, काफी डिटेल में बताना पड़ेगा हमको। लेकिन अभी फिलहाल हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं कुछ बातें कि जो टी लिम्फोसाइट है ये थल सेना की तरह लड़ाई लड़ती है। टी ऐसा लगता वहीं से लिया गया, थल सेना, हालांकि वहां से नहीं लिया गया, कहीं और से लिया, बताएंगे वक्त आने पर। तो टी लिम्फोसाइट अभी हम ज्यादा डिटेल नहीं बता रहे, हम तुम्हें बताएंगे कि दुश्मन से लड़ा करेंगी थल सेना की तरह। ओबामा ने बी लिम्फोसाइट,
लगता है बा माने वायुसेना, अर्थात ये वायुसेना एक तरह दुश्मन से लड़ेंगे। क्या अंतर होता है? अगर तुमने महाभारत का युद्ध देखा हो टीवी पे, वो थल सेना का युद्ध था और इतने दिन तक, 18 दिन तक चलता रहा। उसमें क्या देखा कि एक तरफ का सैनिक दूसरे तरफ के सैनिक से डायरेक्ट लड़ाई लड़ता है ना? यहां ऐसे हुआ करेगा, जो हमारी टी लिम्फोसाइट हैं वो दुश्मन से डायरेक्ट लड़ाई लड़ेंगे। और टी लिम्फोसाइट जो कि एक प्रकार की सेल है, भाई साइट माने सेल होता है। अमीबा एक प्रकार का जानवर है, पहले इसको किंगडम एनिमलिया में ही पढ़ते थे। ये अलग बात है कि आजकल उसको प्रोटिस्टा में पढ़ने लगे, मगर अमीबोसाइट जैसा कि तुमने पूरी फेरम सुना हो, वो एक सेल कहलाएगी। तो लिम्फोसाइट एक प्रकार की सेल है और ये डायरेक्ट दुश्मन से लड़ेगी। इसीलिए हम तुम्हें बताएं कि टी लिम्फोसाइट जो हमको सुरक्षा देती है, इसको कभी कभी हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और वायुसेना का युद्ध देखा हो, वायुसेना में ऐसा नहीं होता है कि फाइटर प्लेन से उतरा और सीधे दुश्मन के चाकू भौंके फिर से भाग गया हो। ना 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 ना, वायुसेना में ऊपर से ही बम डाल दिया जाता है, हिरोशिमा नागासाकी की तरह। हाँ, ये अलग बात है कि जो यहां बम डाले जाते हैं, उन बम को कहते हैं एंटीबॉडी, और वो लिक्विड बम होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे कच्चा मुर्गी का अंडा फोड़ो, कैसी लिबली लिबली प्रोटीन निकलती है। युद्ध वाले वो बारूद के बने हो सकते हैं, मगर यहां लिक्विड बम डाला जाता है जिसको एंटीबॉडी कहते हैं। इसलिए बी लिम्फोसाइट जो हमको सुरक्षा देती है, चूंकि लिक्विड को ह्यूमर कहते हैं, आंख में दो सुने होंगे, एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर, वहां से याद रहेगा कि इसके द्वारा दी गई सुरक्षा को ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। ऐसा होता ना? तो इस तरह से जो लिम्फोसाइट्स, चाहे वो टी हो बी हो, ये जो हमको सुरक्षा देती है, ये हमारे शरीर का आखिरी अर्थात तीसरा सुरक्षा चक्र होता है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। तीन सुरक्षा चक्र हमारे अंदर होते हैं, लेकिन हमने कहा था कि इसके बारे में हम डिटेल में अगले लेक्चर में बात करेंगे। अभी थोड़ी दूसरी बात करते हैं। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, अब हम तुम्हें बताएंगे कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ये स्वयं दो प्रकार की होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1, एक्टिव इम्यूनिटी। नंबर 2, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव। अब ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, इसके लिए कहा जाता है, पहले हम कुछ पॉइंट समझा दें, लिख दें, बाद में समझा देंगे। एक्टिव इम्यूनिटी के लिए कहा जाता है कि ऐसी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अर्जित की हुई इम्यूनिटी, मतलब एक्टिव माने होता ही है सक्रिय, है ना? जब हमारा शरीर, मरीज का शरीर खुद एक्टिव हो जाए सुरक्षा एक्वायर करने के लिए, तो ऐसी इम्यूनिटी को कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। इसलिए इसके लिए कहा जाता है एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय पेशेंट्स ओन बॉडी। इसमें मरीज का शरीर खुद एंटीबॉडी बनाता है, मतलब खुद सक्रिय होता है। इससे क्या होता है? पैसिव माने होता है निष्क्रिय। मरीज का शरीर कुछ नहीं करेगा, उसको कहीं से बनी बनाई अर्थात रेडीमेड एंटीबॉडी दे देंगे। तो इसीलिए रेडीमेड
एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इन पेशेंट्स बॉडी। इसमें बनी बनाई एंटीबॉडी देते हैं। अभी बस पॉइंट लिख दे, अभी हम बाद में समझा देंगे। एक्टिव इम्यूनिटी के लिए कहा जाता है कि ये स्लो एक्शन दर्शाती है ना। मतलब कह सकते हो कि स्लो एक्शन दर्शाती है तो सुरक्षा मिलने में थोड़ी देर हो जाती है, अर्थात डिलेड रिस्पॉन्स आता है। जो इम्यूनिटी डेवलप होती है थोड़ा देर से हो पाती है, और इसमें इसका फास्ट एक्शन होता है, इसलिए तुरंत सुरक्षा मिलना शुरू हो जाती है, अर्थात इमीडिएट रिस्पॉन्स आ जाता है। इसके लिए कहा जाता है, सारे पॉइंट अभी समझाएंगे, कि देयर इज नो साइड इफेक्ट, देयर इज नो साइड इफेक्ट, और इसमें मे भी साइड इफेक्ट, इसमें साइड इफेक्ट हो सकती। ये कहलाती है कि हमको लंबे समय तक सुरक्षा देती है, अर्थात लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी होती है ये, और जबकि ये भी कम समय के लिए सुरक्षा देती है, अर्थात शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी होती है। बड़ा आसान है याद रखना। हम तुम्हें समझाते हैं कि मान लो तुम क्लास करने के बाद घर गए और तुम अपने रूम पे, अपने घर पे 12 बजे पहुंच गए। अब सोचो, रूम पे जाने के बाद अगर तुम्हें खुद ही खाना बनाना पड़े तो ये गारंटी नहीं है कि 12 बजे रूम पे पहुंचे और तुरंत खाना मिल जाए। हो सकता खाना बनाने में 1-1.5 घंटा लग जाए, क्योंकि खाना तुम्हें खुद ने बनाया ऑन। तो तुम घर जाओगे, खुद एक्टिव होगे, मतलब खुद खाना बनाओगे, तो खाना मिलने में हो सकता है 1-1.5 घंटे की देरी हो जाए, अर्थात इसमें मरीज का शरीर खुद एक्टिव होता है, इसलिए सुरक्षा मिलना थोड़ी देर से शुरू हो पाती है। एक्शन कह सकते हो स्लो होता है। लेकिन एक बात है, जब हम लोग खुद खाना बनाते हैं तो उसमें कोई कमी बेसी नहीं निकालते कि अरे यार मजा नहीं आया, अरे भाई नमक कम हो गया, मिर्च ज्यादा हो गई, है ना। तुमने खुद खाना बनाया, अच्छा ये बताओ उसमें जहर होने की संभावना है कि नहीं? कोई अपने लिए भी जहर मिलाता है क्या? तो हम तुम्हें बताएं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। हमारा शरीर हमारे लिए जहर थोड़ी बनाएगा। और एक बड़ी गजब की बात है कि अगर तुमने खाना बनाना सीख लिया तो इसमें कोई शक नहीं है कि तुम जिंदगी में कभी भूखे नहीं रहोगे, खुद खाना बना बना के जिंदगी भर खाते रहोगे, अर्थात लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी मिलेगी इसमें। अब जरा उल्टा सोचो कि तुम घर गए, 12 बजे रूम पे पहुंचे और तुम्हारी पत्नी, अरे ठीक है आज नहीं तो कभी तो होंगी यार, तो तुम 12 बजे रूम पे पहुंचे और मान लो तुम्हारी पत्नी पहले से खाना बना के रखी, जैसे ही 12 बजे पहुंचे वो तुरंत थाली पर उसके ले आएंगे, तो 10 मिनट के अंदर हो सकता खाना मिल जाए। तो तुमने इसमें खाना खुद नहीं बनाया, तुम्हें किसी और के द्वारा बनाया हुआ रेडीमेड खाना मिला। तुम्हारा शरीर नहीं निष्क्रिय बना रहा है ना, इसलिए इसको कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। लेकिन खाना मिल हो सकता 12 बजे 10 मिनट में ही मिल जाए, यानी कि इसमें तुरंत सुरक्षा मिलना शुरू हो जाती है, इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है। लेकिन एक बात है, किसी और के द्वारा बनाए गए खाने में हो सकता है हमें पसंद आए ना आए, किसी और बाहर से आए हुए खाने में हो सकता कोई मुसीबत हो, कोई जहर हो, इसलिए हमने कहा था इसमें साइड इफेक्ट हो सकता है। और मान लो तुम्हारी पत्नी चलेगी मायके, हो गया झगड़ा, चलेगी वो मायके, तो क्या हुआ? अभी शादी के 2 साल नहीं हो पाए थे और झगड़ा होकर चली गई, नतीजा तुमको भोजन मिलना बंद हो गया, अर्थात इसमें गारंटी नहीं होती है कि हमें लंबे समय तक सुरक्षा मिलेगी। शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी होती है। तो कितने प्रकार की इम्यूनिटी बताई हमने? एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 प्रकार की, एक्टिव और पैसिव। आसत ना। अब जो ये एक्टिव इम्यूनिटी है ये कैसे डेवलप हुई, कहां से आई?
इसके आधार पर ये स्वयं दो प्रकार की हो सकती है। वैसे भी दो प्रकार की हो सकती है। आखिरकार ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने अर्जित कैसे की, एक्वायर कहां से की, इसके आधार पर चाहे एक्टिव हो या पैसिव, भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरी बताएंगे आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। क्या है भाई इसमें? मत भूलना कि इसमें तुम्हारा शरीर खुद खाना बनाएगा, मतलब खुद एंटीबॉडी बनाएगा, खुद सक्रिय होगा, एक्टिव होगा। जैसे मान लो कई बार तुमने ऐसे सुना होगा, ये हमारा शरीर है और इसमें मान लो कोई पैथोजन आ गया, एंटर कर गया, है ना? तो ठीक है, आज पहली बार जब कोई दुश्मन ने हमला किया तो हो सकता है हमारा शरीर पहले से प्रिपेयर्ड ना हो। लड़ाई तो लड़ेगा, लेकिन हो सकता है लड़ाई उतनी उग्र ना हो, इंटेंस ना हो। तो पहली बार को जो रिस्पांस होता है, प्राइमरी रिस्पांस होता है, वो लो इंटेंसिटी का होता है। तो हो सकता है ये पैथोजन जीत जाए और हमें बीमार कर दे। लेकिन पूरे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक बड़ी खास बात होती है, इसमें मेमोरी होती है, याददाश्त होती है। आज पहली बार तो दुश्मन जीत गया, लेकिन हमारा शरीर याद रखेगा, सेम टाइप के पैथोजन के लिए अपने अंदर मेमोरी सेल रखेगा और तैयारी करके रखेगा कि अगर भविष्य में सेम पैथोजन का एक्सपोजर हुआ तो हम इतने बमों की बरसात करेंगे कि दुश्मन मर ही जाएगा और बीमार होने से बच जाएंगे। इसलिए तुमने सुना भी होगा कि कई ऐसी बीमारी होती है, जैसे चिकन पॉक्स का नाम सुना हो, मिजल्स का नाम सुना हो, कि अगर एक बार होती तो दोबारा नहीं होती। इसलिए नहीं होती हैं कि हमारा शरीर अब सेम पैथोजन के लिए ऑलरेडी तैयारी करके रखता है, खुद एंटीबॉडी बना के रखता है। तो हम यही कहते हैं, पहली बार पैथोजन आया, बीमार हो गए तो चलेगा, लेकिन हो सकता है हमारे शरीर ने इस तरह से इस पैथोजन के लिए एंटीबॉडी बना के रख ली हो, और जब सेकेंड टाइम आएगा तो वो पैथोजन को मार डालेंगे ऐसे। तो हमारे ही शरीर ने यहां एंटीबॉडीज बनाई है ना? इसलिए हमने तुमसे कहा कि इस प्रकार की इम्यूनिटी कहलाती है नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कैसे डेवलप आई, कैसे एक्वायर की हमने? इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। एक बार इन्फेक्शन हो गया तो भविष्य के लिए हमने, हमारे शरीर ने एंटीबॉडी बना के रख ली। मतलब आफ्टर डिजीज फर्दर इन्फेक्शन के लिए अगर एंटीबॉडी बना लेते हैं तो इसको कहते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इसलिए हमारे शरीर ने खुद बनाई। फिर आर्टिफिशियल किसको कहते हैं? जरा सोचो कि हमने तुमसे ये कहा कि मान लो अच्छा खासा तुमको पोलियो नहीं है, अच्छे खासे तुम्हारे शरीर में पोलियो के लिए, पोलियो वायरस के लिए कोई एंटीबॉडीज भी नहीं है। तुम जब देखोगे, तुम डॉक्टर बनोगे, सिलेक्शन होगा, तुम देखोगे कि जब तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो पहले वहां हेपेटाइटिस के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, तब जाकर एडमिशन होता है, क्योंकि वहां हर तरह के मरीज आते हैं। हो सकता है कोई हेपेटाइटिस के मरीज से हमारा एक्सपोजर हो जाए, तो क्या सोच के हेपेटाइटिस का वैक्सीन लगवाना पड़ता है। तो इसमें क्या किया जाता है एक्टिव, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में, कि जिस पैथोजन से हम तुम्हें सुरक्षा देना चाहते हैं उसी की लो डोज शरीर में पहुंचा दी जाती है। और वो डोज इतनी लो होती है कि वो हमारा शरीर का कोई नुकसान नहीं कर पाता, हमें बीमार नहीं कर पाता है। लेकिन शरीर सोचता है कि आज तो लो डोज आई, कोई बात नहीं, कल को हायर डोज में अगर ये पैथोजन आ गया तब क्या करेंगे। नतीजा हमारा शरीर इस सेम पैथोजन के लिए खूब सारी एंटीबॉडी बना के रख लेता है ना। तो इस तरह से वैक्सीन देकर जो हमने तुम्हारे शरीर से एंटीबॉडीज बनवाई, ये कहलाएगा आर्टिफिशियल। अर्थात आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आता है
ये डेवलप होती है इन रिस्पॉन्स टू वैक्सीन्स, इन रिस्पॉन्स टू वैक्सीन्स। इस तरह से ये तो होती है एक्टिव इम्यूनिटी, जिसमें हमारे शरीर ने खुद ही एंटीबॉडीज बनाई थी, चाहे वो इन्फेक्शन से स्टिमुलेट होकर बनाई हो और चाहे हमने वैक्सीन देकर उसको आर्टिफिशियली स्टिमुलेट किया हो। ये जो पैसिव इम्यूनिटी होती है, ये भी दो प्रकार की होती है। ऐसी कौन कौन सी? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और साथ ही साथ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है कि नहीं? इसमें क्या होता भाई? मत भूलना, पैसिव इम्यूनिटी पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें तुम्हारा शरीर, मरीज का शरीर खुद नहीं एंटीबॉडी बनाएगा, रेडीमेड एंटीबॉडी कहीं से मिलेंगी। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। अगर तुमने देखा होगा, चलो ये है यूट्रस, ठीक? ये मान लो ओवरी, अब होता क्या है कि इधर से ओवा गया होगा, वैजानिक थ्रू स्पर्म गया होगा, दोनों मिले जाइगोट बना, और इसी जाइगोट में डिवीजन हुआ तो पूरा बेबी बन गया, फीटस बन गया ना। हमने सिंपल सी डायग्राम बना ले रहे हैं, चलो थोड़ी देर के लिए मान लो इसी सरल सा डायग्राम कि ये है मम्मी का ब्लड, और हम तुम्हें बताएं कि ऐसे मम्मी का ब्लड और फीटस का ब्लड डायरेक्ट मिक्स नहीं होते, इनके बीच में कुछ बैरियर्स पाए जाते हैं। इन्हीं बैरियर्स को मिला के कहते हैं प्लेसेंटा। जिस कार्ड लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हैं उसको तो अम्बिलिकल कार्ड कहते हैं, और जहां पर ये बैरियर होते हैं इनको कहते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा को यूजुअली कोई चीज क्रॉस नहीं करती है, कोई चीज मतलब जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इस तरह से जो सॉल्वेबल मैटर्स होते हैं वो तो खुल पार कर जाते हैं, लेकिन जो पार्टिकल नुमा चीजें होती हैं वो इसको पार नहीं करती। लेकिन कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं जो क्रॉस भी कर जाते हैं, जैसे मीजल्स का वायरस क्रॉस कर जाता है। तो हम तुम्हें बताते हैं कि ऐसे तो हम लोग मम्मी की गोद में लेट जाएं तो बड़े सुरक्षित महसूस करते हैं। सोचो मम्मी के पेट में होंगे तो कितने सुरक्षित होंगे। तो ऐसे तो बहुत सुरक्षित है। फिर भी कभी कभी कुछ ऐसे पैथोजन होते हैं, कुछ ऐसे डिजीज काजिंग एजेंट होते हैं जो इस प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में आ सकते हैं, और मम्मी बिल्कुल नहीं चाहती है। मम्मी चाहती है हमें इन्फेक्शन हो, चल जाएगा, बच्चे को आंच नहीं आनी चाहिए। तो जैसे ही इस दुनिया में हमारा अस्तित्व आता है, मम्मी हमको तुरंत तमंचा पकड़ा देती है कि अगर कोई दुश्मन हमला करे गोली मार देना। और ये तमंचा होते हैं 5 प्रकार के। हमने एक पिक्चर देखी थी, डी कंपनी, सुना होगा, गंदा है पर धंधा। ये उसी से आइडिया मिला। उस जो डी कंपनी थे उनके लोगों का मेन काम था लोगों का गेम बजाना, मर्डर करना, और वहीं से हमको आइडिया मिला कि डी कंपनी के लोगों का काम था दुश्मन का गेम बजाना। अर्थात हमारे शरीर में 5 प्रकार की एंटीबॉडी होती। कौन कौन सी? पहली है एंटीबॉडी जी, दूसरी है एंटीबॉडी ए, तीसरी है एंटीबॉडी एम, एंटीबॉडी ई, एंटीबॉडी डी। ऐसे हमारे पास एंटीबॉडी होती है। तो हम ये कह रहे थे कि ऐसे तो हम मम्मी के पेट में बड़े सुरक्षित हैं, मगर कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जिनके पैथोजन प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाते हैं, और मम्मी नहीं चाहती है कि हमारे बच्चे को कुछ हो।
तो जैसे ही इस दुनिया में हमारा अस्तित्व आया, तुरंत हमें मम्मी एक तमंचा पकड़ा देती है कि बेटा जैसे ही दुश्मन हमला करे गोली मार देना। और इस तमंचा का नाम क्या है, इस एंटीबॉडी का नाम क्या है, एंटीबॉडी जी। तो चलो बताओ, तो ये एंटीबॉडी हमने बनाई कि मम्मी ने बनाई? और ये मम्मी के अंदर प्राकृतिक तरीके से पाई जाती थी, तो हमने नहीं बनाई, इसलिए तो पैसिव कहलाएगा। और मम्मी के शरीर में ऑलरेडी प्राकृतिक तरीके से पाई जाती थी, इसलिए नेचुरल कहलाएगा। तो इस तरह से जो हमको एंटीबॉडी जी मिली है मम्मी से, ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में आएगा। चलो कहे 9 महीने पूरे हुए, बच्चे का जन्म हुआ, और तुम भी जानते हो सारे बच्चे हॉस्पिटल में ही पैदा नहीं होते, गांव में झोपड़पट्टी में भी पैदा होते हैं। और जो स्लम एरियाज होते हैं वहां न जाने कितना कूड़े का ढेर देखा हुआ लगा रहता है, न जाने कितने बैक्टीरिया वायरस होते होंगे। तो बताना ये चाहते हैं कि जैसे ही हम इस दुनिया में आए तो हमारे ऊपर दुश्मन के हमला हो, इसका चांस दुगना हो गया, है ना। तो तुरंत हमको मम्मी दूसरा तमंचा देती है। तुमने देखा होगा जब भी बच्चा पैदा होता है, या तुमने अस्पताल में देखा हो दीवारों पर लिखा रहता है कि मां का पहला दूध बच्चे के लिए अमृत होता है। हम तो 24 डिलीवरी कराई हैं हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में। तो हम तुम्हें बताएं कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है और उसको साफ सूफ करने के बाद तुरंत उसकी मम्मी को लौटा दिया जाता है कि सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग कराओ। क्यों? ताकि मम्मी के मिल्क के रूप में दूसरा तवंचा मिल जाए। और इससे बड़ी बात क्या है, गांव में तो देखा होगा किसी गाय भैंस के बच्चा पैदा होता है तो शुरू का जो पीला गाढ़ा दूध होता है गुड़ डाल के और पूरे खानदान में बंटवा दिया जाता ना, ताकि हमारे सारे खानदान के लड़के पहलवान बन जाएं, दुश्मन से लड़ने की शक्ति आ जाए। तो इस तरह से जन्म होने के बाद मिल्क के थ्रू हमको मम्मी दूसरा तवंचा देती है, और जिसका नाम है एंटीबॉडी ए। बस होता ना, ये दोनों मम्मी से मिली। मम्मी में प्राकृतिक तरीके से पाई जाती थी, इसलिए नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में आती है। हाँ, ये अलग बात है कि एंटीबॉडी जी कैसे मिली थी, थ्रू प्लेसेंटा। और ए कहां से आई, थ्रू कोलेस्ट्रॉल। है ना। जो शुरुआत का पीला गाढ़ा दूध होता है उसको क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। एंटीबॉडी ए रिच होता है, इसलिए वो बच्चे के लिए अमृत कहलाता है। तो ये बात हो रही थी, इसको कहेंगे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। अब आर्टिफिशियल में कौन आता है? देखो तुम्हें एक बात बताएं, आर्टिफिशियल में क्या होता है, मत बोलना पैसिव इम्यूनिटी पढ़ा रहे, हमारा शरीर खुद एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, हम किसी और से बनवाएंगे, रेडीमेड एंटीबॉडी लेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो ये कोई एनिमल है, चलो इसको घोड़ा मान लो, ठीक। अब हमने क्या किया, सबसे पहले इसके अंदर कोई पैथोजन पहुंचा दिया, ठीक। इसके अंदर पैथोजन पहुंचाया, इससे क्या होगा, इसका शरीर स्टिमुलेट हो जाएगा और इसका शरीर बनाने लग जाएगा इस पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहां पाई जाती है? अरे भाई, तुमने 4 प्रकार की ब्लड प्रोटीन सुनी होगी, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। और जो ग्लोबुलिन होती है वो भी कई प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा, गामा। गामा ग्लोबुलिन को ही एंटीबॉडी कहते हैं। ये सब प्लाज्मा प्रोटीन ही तो है। तो क्या हुआ, सबसे पहले हमने किसी दूसरे जानवर के अंदर कोई पैथोजन पहुंचाया जिससे उसका शरीर स्टिमुलेट हुआ और उसका शरीर बनाने लगा एंटीबॉडी इस पैथोजन के अगेंस्ट। और फिर इन्हीं एंटीबॉडी को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। एंटीबॉडी बाहर निकाल लिया प्लाज्मा के थ्रू। प्लाज्मा और सीरम में बहुत अंतर नहीं होता है, सुना होगा प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। तो इस तरह से चाहे तो हमने प्लाज्मा निकाल लिया या हम कह सकते हैं हमने सीरम बाहर निकाल लिया, ठीक। इसी में एंटीबॉडी है और ये
हमने मरीज के शरीर में पहुंचा दी। तो इस पैथोजन से, इस पर्टिकुलर पैथोजन से हमें सुरक्षा मिलना शुरू हो जाएगी। तो रेडीमेड एंटीबॉडी ली, किसी थर्ड पर्सन से बनवाई एंटीबॉडी ली, उसके शरीर में ये प्राकृतिक तरीके से नहीं पाई जाती थी, हमने आर्टिफिशियली बनवाई, उसके शरीर को स्टिमुलेट करके बनवाई। तो इस तरह से जो सुरक्षा हमारे अंदर आएगी उसको हम कहेंगे पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तमाम सुने होंगे, जैसे ATS, एंटी टिटेनस सीरम। कई बार सुना होगा भाई कि लोहा लग गया, चोट लग गई, ऐसा करो टिटेनस के इंजेक्शन लगवा दो, तो वो ऐसे ही बनाया जाता है। नंबर 2 ADS, एंटी डिप्थेरिक सीरम, या फिर ARS, एंटी रेबीज सीरम, है ना। इस तरह से जब हमारा शरीर तो आज भी निष्क्रिय है, मगर हमें किसी दूसरे जानवर को स्टिमुलेट करके उससे एंटीबॉडी बनाई गई और फिर हमने प्राप्त की, तो ऐसी सुरक्षा व्यवस्था को पैसिव, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। अच्छा ठीक है, समझ गए तो बताओ। ओके, कि मान लो किसी को सांप ने काट लिया, तो क्या करेंगे? तो जो स्नेक बाइट का केस होता है उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है। जिस सांप ने काटा उसी के हिसाब से उसके वेनम को, सांप के जहर को पहले किसी थर्ड एनिमल में पहुंचाते हैं, दूसरे एनिमल पहुंचाते हैं, और फिर उस एनिमल के शरीर से बनी एंटीबॉडीज से मरीज का इलाज किया जाता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो एंटीबॉडीज यूज्ड इन स्नेक बाइट वो भी किस में आएंगी? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में। आसान ना? तो इस तरह से एक चलते चलते हमें फटाफट बताना कि हमने क्या सबसे पहले कहा था कि हमारे शरीर में सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करने की क्षमता होती है, सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिस्टिंग्विश करने की क्षमता होती है, और हमारा शरीर हमेशा नॉन सेल्फ मैटर को का रजिस्ट करता है, और शरीर की नॉन सेल्फ मैटर को रजिस्ट करने की क्षमता को ही कहते थे इम्यूनिटी। 2 प्रकार की बताई है, नंबर 1 इन्नेट और नंबर 2 एक्वायर्ड। इन्नेट इम्यूनिटी सिंस बर्थ होती है, इसलिए चाहो तो इसको हम इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कह सकते हैं, कंजेनाइटल इम्यूनिटी भी कहते हैं, और ये इनहेरिटेबल होती है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है। और साथ ही साथ हमने तुमसे बताया कि जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है, स्पेसिफिक बताई थी, नॉन स्पेसिफिक होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आफ्टर बर्थ डेवलप हुई थी, और हमने तुमसे कहा था कि ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी आफ्टर बर्थ डेवलप हुई थी, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाती, क्योंकि जो डिग्री तुम खुद अर्जित करोगे वो बच्चों को नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ उसमें हमने क्या कहा था, ये जिस मरीज, जिस पैथोजन के अगेंस्ट हम तुम्हें एक्वायर कराते हैं उसी सुरक्षा देती है, अर्थात स्पेसिफिक होती है। इन्नेट इम्यूनिटी में हमने तुमसे बोला था तमाम चीजें सुरक्षा देने का काम करती है, जिसमें हमने तुम्हें स्किन और इनर लाइनिंग ऑफ ट्यूबुलर ऑर्गन्स बताई थी। इसको मिला के हमने क्या कहा था? फिजिकल बैरियर कहा था। जो लिक्विड होते थे जैसे लाइसोजाइम ऑफ सलाइवा, टीयर, सेमेन, ये सब मिलाकर हमने तुमसे कहा था कि फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कहलाते थे। उसमें सिरुमिन का भी नाम लिया था, स्वेट सीबम का भी नाम लिया था। इसके बाद कुछ हमने सेलुलर बैरियर बताए थे, जिसमें सबसे पहले बीएसएफ के जवान अर्थात माइक्रोफेजेज बताए थे। इसके बाद न्यूट्रोफिल्स बताई थी, वरना मोनोसाइट भी होती है इसमें। फिर साथ ही साथ हमने तुम्हें सेलुलर बैरियर के बाद हमने कुछ और बैरियर बताए थे, जैसे अगर वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो इंटरफेरॉन्स अर्थात कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स काम करती थी, जिनको इंटरफेरॉन्स कहते थे, और उनको साइटोकाइन बैरियर नाम दिया था। इन्फ्लेमेटरी बैरियर भी बताए थे, फीवर और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी बताए थे ना। इस तरह से एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने कहा था कि इसमें थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस काम करता है, जो टी लिम्फोसाइट मीडिएट करती है। टी लिम्फोसाइट 2 प्रकार की बताई थी, लिम्फोसाइट 2 प्रकार की बताई थी, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। और ये भी कहा था कि इनके बारे में डिटेल तुम बाद में पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पर हमने ये बताया था कि जो स्वयं एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, स्वयं 2 प्रकार की होती है, एक्टिव और पैसिव। अगर तुम्हारा शरीर खुद एंटीबॉडीज बनाता है तो उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। और हमने कहा था इसमें डिलेड रिस्पॉन्स आता है, ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी होती है और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी में हमें रेडीमेड एंटीबॉडी मिलती है। और हमने कहा था इसलिए इसमें फास्ट एक्शन होता है, अर्थात क्विक रिस्पॉन्स आता है। और ये शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी होती है, इसमें साइड इफेक्ट हो भी सकता है। एक्टिव इम्यूनिटी स्वयं 2 प्रकार की बताई थी, कौन कौन सी? नेचुरल और आर्टिफिशियल। ये आफ्टर डिजीज डेवलप होती है, या आफ्टर वैक्सीनेशन डेवलप कराई जाती है।
इसी तरह हमने कहा था पैसिव इम्यूनिटी भी दो प्रकार की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। मदर्स मिल्क और प्लेसेंटा से हमको जो मिली थी वो नेचुरल में आएंगी, और हमने थर्ड पर्सन से बनवा के जो एंटीबॉडी ली थी वो कहलाती आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में। चाहे वो एंटी टिटनस सीरम की बात हो, एंटी डिप्थीरिक सीरम की बात हो, एंटी रेबीज सीरम की बात हो, या स्नेक बाइट में एंटीबॉडी इस्तेमाल की जाती उनकी बात हो। तो इस तरह से अभी पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक।